नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। देहरादून से खबर, जहां पर बीजापुर सेफ हाउस में बीजेपी कोर कमेटी की जो मीटिंग थी वो शुरू हो चुकी है। मीटिंग में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू, सांसद अजय भट्ट समेत कई नेता मौजूद हैं। तो बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग शुरू हो गई है। ये मीटिंग कई लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, चाहे वो कोरोना का मसला हो या अपने मंत्रियों को लेकर जिस तरह से बीजेपी घिरी हुई है, विपक्ष घिरने की कोशिश में है, उसको लेकर भी ये मीटिंग काफी अहम है। साथ ही साथ इस तरह की मीटिंगें लगातार होती रही हैं और अब चूंकि चुनाव बहुत दूर नहीं है विधानसभा का, तो उसको लेकर भी लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। नहीं, ये तो जो तय होता है उसके बाद ही होता है, इसके बाद ही पता लग पाएगा कि क्या होना है करके। अभी प्रारंभ हो रही है। बिंदुओं के बारे में अभी संगठन की तरफ से विज्ञप्ति जारी होगी, बाकायदा आपको सूचित किया जाएगा। सुनील नवप्रभा देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, जिस तरह से हमने अजय भट्ट को सुना, उन्होंने कहा कि अभी क्या चर्चा होगी वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि क्या कुछ ऐसे मुख्य बिंदु होंगे, लेकिन फिर भी कुछ पता चल पाया है कि मीटिंग का मुख्य एजेंडा क्या रहने वाला है? देखिए नीलू, भाजपा के लिहाज से, खासकर संगठन और सरकार के लिहाज से ये जो कोर ग्रुप की बैठक है बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत पार्टी के 3 सांसद इसमें मौजूद हैं। प्रदेश संगठन के ओर से बंशीधर भगत जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा संगठन के तीनों महामंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। सरकार की ओर से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद हैं। इसके अलावा राज्य मंत्री धन सिंह रावत भी इस बैठक में मौजूद हैं और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक भी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि भाजपा ने इस दौरान कोरोना काल में जो काम किए उनका एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो रहा है। फेस मेकिंग की कोशिश हो रही है कि इसको कैसे जनता के बीच उन कामों को ले जाया जाए जो अभी तक पार्टी ने किए हैं। तो इसका एक प्रयास जो अभी तक पार्टी के द्वारा किया गया आज जो कोर ग्रुप की बैठक में रखा जाएगा और इसके बाद भविष्य का रोड मैप क्या होगा उस पर भी चर्चा होने वाली है। खासकर हरिद्वार इसके सेंटर में रहेगा कि हरिद्वार में 2021 में महाकुंभ होना है। इसके अलावा पंचायत चुनाव भी नजदीक है और ये भी चर्चा है कि पंचायत चुनाव को लेकर वहां पर हरिद्वार में करीब 6 विधायकों में कुछ असंतोष भी है। तो इसको लेकर भी पार्टी चर्चा करेगी, क्योंकि जहां एक और फेस मेकिंग की तैयारियां चल रही हैं, पार्टी दिन रात काम में जुटी, वहीं दूसरी ओर पार्टी के जो विधायक हैं महेश नेगी, वो भी यौन शोषण के आरोपों में गिरे हैं। द्वारहाट से विधायक हैं महेश नेगी और उन पर द्वारहाट की ही एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। महिला की एक बच्ची, और उसका कहना है कि भाजपा के विधायक महेश नेगी इस बच्ची के पिता हैं और वो लगातार डीएनए टेस्ट की मांग कर रही है। इसको लेकर पार्टी विपक्ष के घेरे में है, लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष राज्य भर में प्रदर्शन कर रहा है। आम आदमी पार्टी जिसने अभी एंट्री की राज्य में जोर शोर से, उसने खुद राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है कि जो भाजपा के विधायक महेश नेगी हैं उनका डीएनए टेस्ट कराया जाए। तो इसको लेकर पार्टी सवालों के घेरे में है। संगठन और सरकार दोनों पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। तो इस कोर ग्रुप की इस बैठक में इस पर भी चर्चा होने वाली है कि पार्टी किस तरह से इस पूरे मामले को हैंडल करे, किस तरह से जनता के बीच पार्टी का जो अनुशासन है वो भी रहे, चाल चरित्र चेहरा जो पार्टी का नारा है, जो उसका मुख्य स्लोगन है वो बना रहे, उस पर किसी तरह की आंच ना है। तो इसको लेकर इस पर चर्चा होने वाली है। और पार्टी तो के विधायक कई मामलों में ये महत्वपूर्ण बैठक है, चाहे वो पार्टी के कामकाज को लेकर हो या फिर जिस तरह से विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रही है उसको लेकर भी ये मीटिंग काफी महत्वपूर्ण है। सुनील, आपके पास दोबारा लौटेंगे और अधिक जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो नैनीताल के कैंट में एक बार फिर से गुलदार दिखने से लोग दहशत में हैं। कैंट इलाके का ये सीसीटीवी फुटेज शनिवार रात का है, जब एक गुलदार शिकार की तलाश में फिर से इसी घर में आता है और पालतू कुत्ते को अपना निशाना बनाने की कोशिश करता है। हालांकि इस बार उसे कामयाबी नहीं मिलती है। वहीं घर वालों के शोर मचाने के बाद गुलदार भाग जाता है। आपको बता दें कि बीती 18 जुलाई को भी गुलदार ने इसी घर को अपना निशाना बनाया था और एक कुत्ते को उठाकर ले गया था। अब लगातार गुलदार दिखने से परिवार खौफ में है, तो वन विभाग भी कोई भी कार्रवाई अभी तक इसमें नहीं कर रहा है। बातचीत करने के लिए वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, एक ही घर को दूसरी बार इस गुलदार ने निशाना बनाया है और अब परिवार डर के साए में है। किस तरह से इसे पकड़ने की किसी तरह की कोई कवायद हो रही है क्या?
वन विभाग का सवाल है, उन्होंने अभी कोई ऐसी पहल नहीं की है कि गुलदार पकड़ा जाए। लेकिन जिस तरह दिनों 18 जुलाई को गुलदार वहां पर आता है, एक कुत्ता है उसको ले जाता है, उसके बाद फिर गुलदार लगातार इलाके में रहते हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह है, नैनीताल वन विभाग का कार्यालय है, उसके जस्ट बगल में इस तरह से गुलदार की आवाज लगातार ठीक है। तो बहुत नजदीक होने के चलते जो लोग हैं वहाँ पर ऐसा है। लेकिन जिस तरह गुलदार आ रहा है उससे जो लोग उसको बिल्कुल, और वन विभाग को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर गुलदार का हमला लोगों पे होता है तो फिर ये खतरे की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसी घर में गुलदार पहले भी आ चुका है 18 जुलाई को। एक तस्वीर आप वो भी देख रहे हैं कि कुत्ते को उठाकर लेकर गया था और एक बार फिर से इसी घर को निशाना बनाया। हालांकि इस बार वो खाली हाथ ही लौट गया, लेकिन घर वाले दहशत में हैं और लगातार वन विभाग से भी ये कह रहे हैं कि इस गुलदार को पकड़ा जाए, क्योंकि उनको जान का खतरा है इस गुलदार से। और कहा यह जा रहा है कि जो ये घर है वो सटा हुआ है, जो एरिया है जंगल का उससे सटा हुआ है, और यही वजह है कि बार बार गुलदार इस घर पर हमला कर रहा है। और कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी के लसपुर में महिला रेखा देवी पहाड़ी पर काम कर रही थी। उसी दौरान उन पर एक बड़ा पत्थर गिर गया। 6 दिन तक महिला का कोई अता पता नहीं चला। इस बीच ग्रामीणों ने महिला की खोजबीन शुरू की और इसमें सहयोग दिया भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने। 6 दिन तक तलाश की गई और करीब 50 किलोमीटर के पैदल रास्ते के बाद स्थानीय लोग और आईटीबीपी के जवान महिला तक पहुंचे और महिला को सुरक्षित निकालकर मुनस्यारी पहुंचाया। 18 तारीख को समाचार मिला कि लसपा में रेखा देवी जो है काफ़ी सीरियस उनको चोट लगा है और दाहिने घुटने में उनका फ्रैक्चर भी हुआ है। तो मैंने साथ साथ ही जो है शासन प्रशासन को इन्फॉर्मेशन दिया, एडीएम को। उसके बाद कमिश्नर साहब से मैंने बात किया, तहसीलदार से, कि इमीडिएटली उनको जो है इवैक्यूएट किया जाए और हेली सेवा जो है प्रोवाइड किया जाए। और लसपा जो है मुनस्यारी से 40 किलोमीटर है। और इसी पर बातचीत करने के लिए विजय वर्धन उप्रेती हमारे साथ पिथौरागढ़ से जुड़ गए हैं। विजय, अगर आपको आवाज मिल रही है तो सबसे पहले ये बताइए कि इस महिला की तबीयत कैसी है फिलहाल? तो आपको बताओ, फिलहाल तो इलाज चल रहा है मुनस्यारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। संभवतः वहां से जिला मुख्यालय को रेफर किया जाएगा, क्योंकि चोट काफी लगी हुई है। 6 दिन पुराना मामला है। 6 दिन बाद प्राथमिक इलाज के लिए मुनस्यारी को महिला को बमुश्किल लाया जा सकता है। तो मुख्यालय लाने के बाद ही साफ हो पाएगा कि कितना दिक्कत है, क्या क्या दिक्कतें हैं, कहाँ क्या क्या दिक्कत है, तब जाकर चीजें साफ हो पाएंगी कि आखिर महिला की स्थिति है क्या। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय जानकारी देने के लिए। और बारिश से विकासनगर के हरिपुर कोटी इच्छाई मार्ग इच्छाड़ी डैम के समीप मलबा आने से बंद हो गया, जिससे सड़क के दोनों तरफ दर्जनों गाड़ियां फंस गई। स्थानीय लोगों ने आरोप है कि देर रात पहाड़ी से गिरे मलबे के कारण मार्ग बंद हुआ, लेकिन अभी तक मार्ग खोलने के लिए मौके पर जिम्मेदार विभाग का कोई अधिकारी और कर्मचारी नहीं पहुंच पाया है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है। वहीं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का कहना है कि मार्ग खोलने के लिए मौके पर जेसीबी भेज दी गई है। तो लगातार लोगों को परेशानी हो रही है, और परेशानी इस बात को लेकर हो रही है कि मार्ग टूट रहे हैं, मलबा आ रहा है और दर्जनों गाड़ियां फंसी हैं। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के विकासनगर के हरिपुर कोटी इच्छाड़ी मार्ग इच्छाड़ी डैम के पास बंद हो चुका है, जिससे सड़क के दोनों तरफ दर्जनों गाड़ियां फंस गई हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि देर रात पहाड़ी से गिरे मलबे के कारण मार्ग बंद हो गया, लेकिन अभी तक मार्ग खोलने के लिए वहां पर कोई भी पहुंचा नहीं है। कोई जिम्मेदार विभाग का ना तो कोई अधिकारी पहुंचा है और ना ही कर्मचारी पहुंचा है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है। और अगर पीडब्ल्यूडी की बात की जाए तो उनका कहना है कि अधिकारियों का कि वहां पर लोगों को भेज दिया गया है मार्ग खोलने के लिए, जेसीबी को भी मूव कर दिया गया है और मार्ग खोलने का काम चल रहा है। और चमोली से खबर है, यहां पर कर्णप्रयाग ग्वालदम हाईवे पर
हरमती के पास मलबा आने से बार बार ये बंद हो रहा है रास्ता और वहीं से खुलने में बीआरओ को काफी मशक्कत भी करनी पड़ रही है। आपको बता दें कि मलबे की चपेट में आने से यहाँ काम कर रही एक मशीन भी पिंडर नदी में गिर गई। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। कर्णप्रयाग ग्वालदम मोटर मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है और ऐसे में मलबा आने के बाद एनएच की वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और उत्तरकाशी में 19-20 अगस्त को फटे बादल से बडियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। बारिश के तांडव के कारण पावर प्रोजेक्ट में उत्पादन ठप हो गया है। बताया जा रहा है कि पावर हाउस में पानी और मलबा घुसने की वजह से 2 इलेक्ट्रिक जनरेटर, परियोजना के टरबाइन समेत कई मशीनों को नुकसान पहुंचा है, जिसे रिपेयर करने में समय लगेगा। आपको बता दें कि बडियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 5 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। वहीं इलाके में बादल फटने से के बाद स्थानीय लोग भी अब दहशत में हैं। इस अगस्त की शाम को सोतरी कुरियान में बादल फटने की वजह से बडियार नदी का जलस्तर बहुत बढ़ गया था, जिसकी वजह से कि हमारे बडियार पावर हाउस के अंदर, जो कि 5 मेगावाट का है, उसके अंदर पानी घुस गया था और हमारी सारी मशीनें पानी में सबमर्ज हो गई हैं। पानी निकालने का काम किया जा रहा है। उसके बाद ड्रेनेज के बाद पता चलेगा कि मशीनों को कितना नुकसान हुआ है और उसके हिसाब से उसका मेंटेनेंस किया जाएगा। इस वजह से कुछ दिनों तक विद्युत उत्पादन हमारे पावर हाउस में ठप रहेगा। और काशीपुर में एक ट्रांसपोर्टर ने वन विभाग के कर्मचारियों पर 33,000 रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। इस पूरे प्रकरण में ट्रांसपोर्टर ने डीएफओ से लिखित शिकायत की। मामला शुक्रवार रात का है, जब एक डंपर केला मोड़ से स्टोन क्रशर से रेत लेकर जसपुर की ओर चला। जब ये डंपर गौशाला के पास पहुंचा तो वन विभाग के 2 कर्मचारियों ने प्राइवेट व्यक्ति के साथ मिलकर इसे रोक दिया। इससे पूछताछ की। इसके बाद उन्होंने 15,000 रुपए मांगे। ट्रांसपोर्टर ने मौके पर पहुंचकर उन्हें 15,000 रुपए दिए, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्होंने कहा कि रेंजर साहब 18,000 की मांग कर रहे हैं। तब ट्रांसपोर्टर ने रात के समय में उनका वीडियो बना लिया। ट्रांसपोर्टर के मुताबिक उसने 18,000 का भुगतान भी कर दिया। अब ट्रांसपोर्टर पूरे मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर रामनगर के डीएफओ से मिला है और लिखित शिकायत भी दी है, जिसमें डीएफओ ने जांच पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वो बोले भाई खर्चा देना पड़ेगा इसका। मैंने साहब अंडर लोड गाड़ी है, अभी कांटा हुआ है, कांटा करवा लो, कांटे पे खड़ी है। उनके द्वारा एक वीडियो भी इसके भेजा गया है, तो इस कंप्लेन में वीडियो को चेक कराया जाएगा और चेक कराया जाएगा कि वाकई में क्या घटना है और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक बुजुर्ग महिला की बेरहमी से पिटाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो सोनीपत हरियाणा का है। वीडियो में बहू अपनी सास की पिटाई कर रही है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वीडियो परिवार के सदस्य ने ही किसी ने बनाया और पुलिस अब आरोपी बहू से पूछताछ कर रही है। और पहाड़ी जिलों में स्वास्थ्य की बदहाली किसी से छिपी नहीं है और लगातार अस्पताल की लापरवाही से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब तो अल्मोड़ा में एक गर्भवती महिला के इलाज के अभाव में मौत तक हो चुकी है। पहाड़ में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सवाल उठते रहे हैं और एक बार फिर अल्मोड़ा में ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण एक महिला ने दम तोड़ दिया। महिला के परिजनों ने मौत को लेकर अस्पताल प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहराया है। ये भी कोरोना के चक्कर में उन्होंने किया कि कभी उसने कहा भी कोरोना तो नहीं हो सकता इसको, कोरोना के चक्कर में इन्होंने सब उसको सुबह से शाम तक घुमाते रहे। ये लोग प्राइवेट वालों ने वही किया, सरकारी वालों ने वही किया और मेन गलती जो की ऊपर वालों ने की। हमको घुमाते रहे ऊपर नीचे, ऐसे में उसको ज़्यादा वो हो गया, ऑक्सीजन नहीं दिया डिस्ट्रिक्ट वालों ने, तो ऐसे में उसकी मौत हो गई सर। 5 महीने का बच्चा भी था पेट में, उसकी सांस ज़्यादा फूल ली थी, तो उसके इसी की वजह से मौत हो गई। डिस्ट्रिक्ट वालों की सब गलती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब अस्पताल की लापरवाही की वजह से जान गई हो। इससे पहले भी कई लोगों की मौत अकाल ही हुई है। अब कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। मैं सरकार के नुमाइंदों से, प्रशासन के लोगों से कहना चाहती हूँ कि अल्मोड़ा का महिला वाला प्रकरण देख लीजिए, क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाली ले लीजिए। ये आपको आईना दिखा देगा कि आपने कितना कार्य किया। लगातार गाल बजाने से या ये किताबें छापने से या महीने महीने में अपनी विकास पुस्तिकाएं छापने से कोई प्रदेश का विकास नहीं होगा।
हालांकि स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि मामले में जांच होगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले को लेकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग गंभीर हैं। ये हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी की वीसी में बहुत ही सारे सीएमओस को एंड सारे सीएमएस को बहुत स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी दिशा में इस प्रकार की कोई भी घटना है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, और यदि कहीं भी किसी भी अधिकारी की लापरवाही अगर संज्ञान में आती है तो उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य बनने के बाद से ही बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा हर सरकार के लिए एजेंडा रहा है, लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई ठोस पहल नहीं हुई है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और उत्तराखंड के 4 धाम ट्रेन से जुड़ेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसको लेकर ट्वीट किया। 327 किलोमीटर की रेल लाइन से गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम जुड़ेंगे, लेकिन इसको लेकर अब राजनीति भी उठने शुरू हो गई है और सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल का कहना है कि रेल लाइन की शुरुआत यूपीए शासन में हुई थी, ना कि किसी और के शासन में, और 4 धाम की रोड अब बन रही है, लेकिन काम की हालत ऐसी कि पहाड़ों के अंधाधुंध कटान से सड़कें बंद हैं और मलबा नदियों में डाला जा रहा है, जिससे विकास की संभावना कम और आपदा का खतरा ज्यादा हो गया है। चारों धामों को रेल से जोड़ने का जो बात की उन्होंने, अच्छी बात है, सपने दिखाने वाली बात है, अच्छी बात है। पहले सपने ही दिखाए जाते हैं, लेकिन यथार्थ में वो कब आएगा वो अलग बात है। अगर मैं यथार्थ की बात करूं तो ये जो 4 धामों के लिए जो सड़क परियोजना है, इसका नाम पहले क्या बताया इन्होंने? ऑल वेदर रोड। वो ऑल वेदर रोड के नाम को बदल करके 4 धाम परियोजना कर दिया गया। काम तो दूर की बात, वो नाम भी नहीं रहा। जो पहले नाम दिया वो नाम भी इन्होंने नहीं रखा। क्या कारण था? सपने दिखाए बड़े बड़े। वहीं एनवायरमेंट एक्सपर्ट का कहना है कि पहले रोड कंस्ट्रक्शन से पहाड़ों को नुकसान हुआ और अब 4 धाम की नदियों की घाटियों में रेल के लिए कटान की तैयारी है। इससे और बड़ी आपदा का खतरा है। मैठाड़ी का कहना है कि विकास होना चाहिए, लेकिन किसी प्लान के तहत। साइंटिफिक अप्रोच है ही नहीं, लॉन्ग टर्म आप विजन आपका है ही नहीं। आप ये नहीं, विकास होना चाहिए, कोई भी विकास का विरोधी नहीं है, लेकिन आपकी साइंटिफिक इंजीनियरिंग, एडवांस इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो विजनिंग होनी चाहिए थी कंस्ट्रक्शन में, वो तो आपका दिखता ही नहीं। ये तो हम अभी देख रहे हैं, इसी बरसात में देख रहे हैं कि ताबड़तोड़ आपने अनसाइंटिफिक रोड कटान किया, मलबा नदियों में फेंक रहे। और 4 धाम तक रेल पहुंचाने की केंद्र सरकार की योजना पर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को धन्यवाद दिया और सीएम त्रिवेंद्र ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि सीमा तक रेल पहुंचे। गोयल जी, उनको मैंने धन्यवाद किया है और हमने कहा कि आपने जो कुछ भी उत्तराखंड के लिए आपने विचार किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ख्वाब है कि हमारी सीमा तक हमारी रेल पहुंचे, उसको आपने आगे बढ़ाने का काम किया है। उसके लिए उनको बधाई दी है। और निश्चित रूप से इससे हमारे राज्य में जो तमाम तरह की जो अवस्थापना सुविधाएं चाहिए वो उससे पूर्ति होगी। और हाईवे की सड़कों पर बैठे आवारा जानवर रात को सड़क हादसों की वजह से अपने जान गंवा देते हैं। ऐसे में खटीमा के विमलेश बाबा ने आवारा जानवरों के गले में रेडियम कॉलर लगाने का अभियान शुरू किया है, ताकि सड़क पर बैठे जानवरों के गले में बंधे रेडीमेड जो कॉलर हैं उस पर वाहन की लाइट्स चमकने से जानवर और इंसान दोनों सड़क हादसे से बच सके। विमलेश बाबा की इस पहल की पुलिस भी तारीफ कर रही है। क्या होता है, कई बार रात में दिखने की ना दिखने की वजह से उनकी टक्कर हो जाती है और इससे जो है व्यक्ति की भी हानि होती है और ये बेजुबान भी मारे जाते हैं। तो मैंने खटीमा कुछ लोगों से जो है वो किया और उसके बाद हमने ये बेल्ट बनाई है रेडियम की। ये रेडियम बेल्ट हम इनके गले में पहना रहे हैं, जिससे कि कोई भी गाड़ी की टॉर्च इसकी पड़ेगी तो वो चमक जाएगा और जो है इससे में कि हमारे विमलेश बाबा जी हैं, इनके सहयोग से यहाँ पर जो जानवर है हमारे गाय विशेषकर, उनको जो है रेडियम बनाई गई है, जिससे दुर्घटना से बचा जा सके और इनकी भी जो है सुरक्षा हो सके। और अल्मोड़ा के सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार सेवाएं नहीं होने से लोग परेशान हैं। संचार सेवा न होने से आपदा राहत कार्यों में प्रशासन को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ और चंपावत के बॉर्डर वाले इलाकों में संचार सेवा नहीं है। वहीं बीएसएनएल का कहना है कि बॉर्डर एरिया में 20 से अधिक टावरों को लगाया गया है।
और कोरोना के समय लोग भी सामने आ रहे हैं। आर्थिक संकट में लोगों की मदद के लिए रिलायंस फाउंडेशन के सहयोग से उत्तराखंड में बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल पिछले 1 महीने से लोगों को रिलायंस फाउंडेशन द्वारा तैयार करवाई गई किट बांट रहे हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने चक्राता के इलाकों से की। चक्राता के मांगती, कोटी, इछाड़ी और आसपास के इलाकों में एक परिवार को 75 किलो की किट दी जा रही है। आगे बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल की क्या प्लानिंग है और क्या सोशल वर्क करने के पीछे इलेक्शन की तैयारी है, इस तमाम बातों पर जुबिन से बात की न्यूज़ 18 के संवाददाता ने। रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से ज़रूरतमंदों की मदद की जा रही है और इस मदद को करने के लिए बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल और उनकी टीम यहां पर आई हुई है। चक्राता में आज हम मौजूद, जहां पर लोगों को ये राशन के किट्स बांटे जा रहे हैं। जुबिन, क्या कुछ खास है इस राशन किट में और काफ़ी लंबा समय हो गया आप ये बांट रहे हैं, क्या है इसमें? इसमें बहुत सारा प्यार है। इसमें 75 किलो की एक किट है जो एटलीस्ट 1 महीना तक भी किसी की भी किचन को सस्टेन करेगी। देखिए, बहुत सारी किट्स बट रही हैं स्टेट में, लेकिन महामारी है जो चलती जा रही है और किट होती है कि 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाती है। तो हमने कोशिश करी है कि एक बड़ी किट बना करके अपने लोगों तक पहुँचाएँ यहाँ पर। और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं रिलायंस फाउंडेशन का, जो एक छोटे से मैसेज के ऊपर उन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया और इस किट को मतलब लिटरली 1 हफ्ते के अंदर हमारे पास अवेल करना शुरू करा और सीधा उन्होंने पूछा कि आपको कितनी किट्स एक बार में चाहिए होंगी। सो डेफिनेटली आई थिंक काफ़ी अच्छा वक्त है ये हमारे लोगों के लिए और जौनसार बाबर के लिए। आपकी फैमिली का भी पूरा सपोर्ट रहा है इसमें और ये भी एक वजह रही है कि आपके फादर जो है उनको कोरोना हो गया। क्या कुछ किस तरीके से पूरा ये टीम आपकी काम करती रही इसके लिए और कितना समय लग पाया इसमें, क्योंकि काफ़ी समय हो गया और चक्राता से आपने शुरुआत की है इसको बांटने की? देखिए, मेरे पिता श्री रामशरण नौटियाल ड्राइविंग फोर्स हैं इसके। मैं तो 8 साल से बम्बई हूँ। पहली बार ऐसा लग रहा है गर्मियों की छुट्टियों पे बाहर आया हूँ, काफ़ी इन्वॉल्व हो गया था काम में। तो जब आया यहाँ पर तो वही हैं जिन्होंने मुझे वाकिफ़ कराया कि किस तरह की सिचुएशंस है और हमको किस तरह से हम इनको फ़ाइट कर सकते हैं। और उनको डेफिनेटली कोरोना पॉजिटिव आया है और ही इज़ फाइटिंग इट वेल, ही इज़ एसिम्प्टोमेटिक, तो वो फैमिली के लिए बहुत अच्छी बात है। बाकी पूरे परिवार का नेगेटिव आया, वो भी बहुत अच्छी बात है। पर ही न्यू द रिस्क, उनको पता था कि वो अगर ये कर रहे हैं तो इसके क्या रिस्क हैं। वो किसी का कहना मानते नहीं है। और देखिए, हिज पैशन इज़ समथिंग विच मेक्स हिम रामशरण नौटियाल एंड दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। आपके साथ जो है वो यहाँ पर जिला मंडल की अध्यक्ष हैं मोनिका अग्रवाल जी। मोनिका जी, किस तरीके से देख रहे हैं जब जुबिन आए हैं और यहाँ पर मदद कर रहे हैं लोगों की? जी नहीं, मैं बहुत तहे दिल से जुबिन सर का और रामशरण नौटियाल जी का और रिलायंस फंड का फाउंडेशन का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें उसमें शामिल किया और ये किट दे के इस टाइम पे कोरोना काल में लोगों की ज़रूरतमंदों की बहुत ज़्यादा मदद की है। उनका यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस समय पे आके लोगों को बहुत ज़्यादा उन लोगों की मदद की है जिनके घर में मतलब खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए मैम। तो ये जुबिन नौटियाल और इनकी टीम जो है वो राशन के किट्स यहाँ पर बांट रही हैं और लगातार इस तरीके से काम चल रहा है और ये कहना है इनका कि उत्तराखंड में हर जगह पर जाएंगे और इन राशन किट्स को बांटेंगे। कैमरा पर्सन अनुरुद्ध रावत के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। तो अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। तो छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।